Hello everyone, welcome back to Study Civils with Anjali. Do subscribe to this channel. आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ और उनके रिफॉर्म के ऊपर बात करेंगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन से। अगर आपको सिर्फ 2 साल के लिए किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए लेकिन असली पावर ना किसी और के पास हो तो आप क्या करोगे? कुछ ना कुछ रिफॉर्म लाने की कोशिश करोगे ना, है ना। एग्जैक्टली यही सिचुएशन ना कांग्रेस की थी आफ्टर द 1937 प्रोविंशियल इलेक्शंस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर इलेक्शन हुए और कांग्रेस ने 7 प्रोविंसेस में मिनिस्ट्रीज़ बनाई। पहली बार इंडियंस को ना गवर्नेंस का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिला। तो आज हम देखेंगे कि इन मिनिस्ट्रीज़ ने क्या क्या काम किया और क्यों ये पीरियड जो है फ्रीडम स्ट्रगल में इतना इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम समझेंगे गांधीज एडवाइस टू ऑफिस बियरर्स। उन्होंने क्या एडवाइस दिया? तो गांधी जी ने कांग्रेस मिनिस्टर्स को ना एक इम्पॉर्टेंट मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि पावर को प्रिविलेज मत समझो, सर्विस समझो। आज की लैंग्वेज में बोले तो अगर आप स्कूल मॉनिटर बन जाओ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बॉस बन गए, है ना। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, बस ये इतना ही मतलब है। और इसी तरह से गांधी जी ने कहा कि मिनिस्टर्स शुड लिव सिंपली, they should remain connected with the ordinary people, they should work for the poorest and weakest section, office should be trust, है ना। एक ट्रस्ट होना चाहिए, ना कि एक सोर्स ऑफ पावर होना चाहिए। तो गांधी जी के अकॉर्डिंग ना पॉलिटिक्स का पर्पस था सेवा, ना कि स्टेटस। ये गांधीयन पॉलिटिकल फिलॉसफी का ना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल था। अब बात करते हैं सिविल लिबर्टीज़ के मेजर्स को। तो अब इमेजिन करो आपको स्पीच देने की परमिशन ही ना हो, मीटिंग करने पर बैन कर दिया गया हो, न्यूज़पेपर सेंसरशिप कर दी गई हो, है ना। ब्रिटिश पीरियड में एग्जैक्टली यही हो रहा था, है ना। इवन न्यूज़पेपर भी अपने मन से पब्लिश नहीं कर सकते जब तक परमिशन और वो नहीं मिल सकता ब्रिटिशर से, तब तक नहीं कर सकते। तो ब्रिटिश पीरियड में एग्जैक्टली ये हो रहा था। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ ने आते ही कुछ मेजर स्टेप्स लिए, जैसे पहला रेस्ट्रिक्शन ऑन स्पीच एंड प्रेस को रिलैक्स किया, नेशनलिस्ट मीटिंग पर बैन हटाए, पॉलिटिकल प्रिजनर को रिलीज़ किया और सेंसरशिप को कम किया। मतलब लोगों को फिर से अपनी बात बोलने की फ्रीडम मिलने लगी। आज जैसे हम फ्रीडम ऑफ स्पीच को नॉर्मल समझते हैं ना, लेकिन उस समय ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, है ना। अब अगर हम बात कर लेते हैं अग्रेरियन रिफॉर्म के बारे में कि क्या क्या रिफॉर्म्स लाए गए थे। सो अब आते हैं पीजेंट पर। उस वक्त ना, उस समय इंडिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन ना विलेज में रहती थी। किसानों की कंडीशन बहुत ख़राब थी, हाई लैंड रेवेन्यूज़ थे, कर्ज बहुत ज़्यादा हो रहा था। कांग्रेस मिनिस्ट्री ने कहा कि पहले किसान को ना रिलीफ दो। क्या रिफॉर्म हुए? तो लैंड रेवेन्यू रिड्यूस किया गया, रेवेन्यूज़ जो एरियर्स थे ना उसको सस्पेंड किए गए, फिर से वो लिमिट लगाए गए, टेनेंट्स को प्रोटेक्शन दी गई, डेट रिलीफ जो है मेजर्स को इंट्रोड्यूस किया गया, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी को इंक्रीज़ किया गया कि आपस में तुम लेन देन करो। उससे क्या होगा कि तुम्हें ज़्यादा ज़्यादा रुपये पे लोन नहीं लेना पड़ेगा और ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा, है ना। तो एक एग्जांपल से लो, जैसे सोचो आपके ऊपर बहुत बड़ा एजुकेशन लोन हो और गवर्नमेंट आपको रिलीफ ही ना दे, तो कितनी बड़ी हेल्प होगी? मतलब नहीं होगी एग्जैक्टली। जैसे कभी स्टूडेंट लोन लेते हो ना, तो आखिरी में क्या होता है, जब आप पे करते हो बाद में ना गवर्नमेंट भी कुछ स्कॉलरशिप टाइप से दे देती है, कुछ खुद ऑटोमेटिक खुद गवर्नमेंट पे कर देती है, तो वो एक रिलीफ मेज़र हो जाता है। एक और रिलीफ मेज़र जैसे कि स्टूडेंट लोन ना बहुत सस्ते पे मिलते हैं, सस्ते इन द सेंस कि एटलीस्ट मार्केट रेट से कम मिलता है ना। सो वो भी एक रिलीफ मेज़र है। तो अगर गवर्नमेंट आपकी हेल्प कर दे तो कितना हेल्प होगा, है ना। एग्जैक्टली वैसा ही ना पीजेंट को ना फाइनेंशियल रिलीफ मिला। ये रिफॉर्म परफेक्ट नहीं थे, लेकिन पहली बार गवर्नमेंट जेन्युइनली ना पीजेंट की प्रॉब्लम को एड्रेस कर रही थी। सो अब बात करते हैं एटीट्यूड टुवर्ड्स लेबरर की तरफ एटीट्यूड क्या था। जो फैक्ट्रीज़ में वर्किंग कंडीशन ना काफ़ी पुअर थी, लॉन्ग वर्किंग आवर्स थे और बहुत कम जो है तनख्वाह मिलती थी वर्कर्स को। तो कांग्रेस मिनिस्ट्री ने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए, जैसे 8 घंटे वर्किंग आवर्स कर दिया कि एक दिन में 8 घंटे ही काम करोगे। मिनिमम वेज को भी फिक्स कर दिया कि इससे कम तो नहीं चलेगा, इतना तो मिनिमम देना ही पड़ेगा। ट्रेड यूनियन को रिकग्निशन दी, लेबर डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन किया
और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को ना आर्बिट्रेशन से सॉल्व करने की कोशिश की। आज अगर आप ऑफिस में फ़िक्स वर्किंग आवर्स एंजॉय कर रहे हो तो लेबर राइट्स की बात करते हो, है ना, तो उसकी रूट ना इसी पीरियड में दिखती है। वर्कर्स को पहली बार ना लगा कि गवर्नमेंट उनकी भी सुन रही है। कुछ सोशल रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो कांग्रेस मिनिस्ट्री ने सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, सोशल रिफॉर्म्स के लिए भी काम किए थे। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें एजुकेशन की, इसमें क्या काम किया, तो फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन को एक्सपैंड किया। लिटरेसी प्रोग्राम थे ना उसको स्टार्ट किए। डिप्रेस क्लास और माइनॉरिटीज़ के लिए क्या किया, तो उन्होंने ना स्कॉलरशिप और हॉस्टल्स प्रोवाइड किए गए। अपलिफ्ट प्रोग्राम लॉन्च हुए, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स जो उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रही थी। प्रोहिबिशन की बात करें तो लिकर शॉप को बंद करने की कोशिश हुई और गांधी जी अल्कोहलिज्म को ना सोशल इविल मानते थे। पब्लिक हेल्थ की बात करें तो हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज़ को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया। रूरल एंड कॉटेज इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें जैसे खादी और विलेज इंडस्ट्री को प्रमोट किया गया। सेल्फ रिलायंस पे ना इम्फेसिस किया गया। बेसिकली कांग्रेस कह रही थी कि पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ साथ सोशल जस्टिस भी ज़रूरी है ना। अब इनके कुछ अचीवमेंट की बात कर लेते हैं कि कांग्रेस की क्या अचीवमेंट रही। सबसे पहले बात करते हैं अचीवमेंट की। सबसे पहला था रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ओके, कि ब्रिटिश रूल में ना गवर्नमेंट लोगों से बहुत दूर थी। कांग्रेस मिनिस्ट्री ने पहली बार ऑर्डिनरी लोगों की प्रॉब्लम को सीरियसली लिया। पीजेंट वर्कर, स्टूडेंट, विमेन और वीकर सेक्शन के लिए काम किया, तो लोगों को लगने लगा कि गवर्नमेंट हमारी भी हो सकती है ना। दूसरा था रिलीफ टू पीजेंट्स। इसमें ना लैंड रेवेन्यू को रिड्यूस किया गया। कर्ज को जो है, जिसके लोगों के ऊपर कर्ज जो थे वो को उसको भी कम किया गया। टेनेंट्स को प्रोटेक्शन दी गई। इमेजिन करो आज गवर्नमेंट फार्मर्स का लोन माफ़ कर दे, कितनी बड़ी रिलीफ होगी ना। उस समय भी पीजेंट्स के लिए ये बहुत बड़ी बात थी और बहुत बड़ा स्टेप्स था कह सकते हो। प्रमोशन ऑफ सिविल लिबर्टी। पॉलिटिकल प्रिजनर्स रिलीज़ किए गए। प्रेस पर रेस्ट्रिक्शन कम हुई। पब्लिक मीटिंग्स अलाउ की गई। फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को सपोर्ट मिला। ये सब ना फ्यूचर डेमोक्रेटिक इंडिया की कह सकते हो फाउंडेशन बन गई। ओके, लेबर्स के लिए वेलफेयर हुए, जैसे हमने बात किया था अभी थोड़ी देर पहले कि 8 घंटे का वर्किंग आवर फिक्स कर दिया गया था। मिनिमम वेज को फिक्स कर दिया गया था। ट्रेड यूनियन को रिकग्निशन मिली। लेबर लॉज को स्ट्रेंथन किया गया। जैसे आज हम वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं ना, उसकी रूट इस टाइम पे इस समय से जुड़ी हुई है। सोशल रिफॉर्म्स की बात करें तो एजुकेशन एक्सपैंड हुई। प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी किया गया। डिप्रेस क्लासेस की अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत सारे प्रोग्राम शुरू हुए। माइनॉरिटीज़ के प्रोटेक्शन पर फोकस हुआ। पब्लिक हेल्थ को ना इम्प्रूव की गई। विलेज इंडस्ट्री को इनकरेज किया गया। ये सारा काम जो है ना, ये सब के सब किए गए और कांग्रेस मिनिस्ट्री ने सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, सोसाइटी को भी इम्प्रूव करने की भी कोशिश की। अब इनके कुछ लिमिटेशंस की बात करें तो सवाल आता है कि अगर इतना सब हो रहा था तो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं हुई। बिकॉज देयर वाज बहुत सारा लिमिटेशन। पहला लिमिटेशन था लिमिटेड पावर थी। रियल पावर गवर्नर के पास था। मिनिस्टर्स के पास ना पावर लिमिटेड थे, यानी स्टेयरिंग जो गाड़ी की व्हील स्टेयरिंग है ना, वो तो अभी भी गवर्नर्स के पास थे, मतलब ब्रिटिशर्स के हाथ में थे। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट था सेकंड वाला, मतलब कि बजट लिमिटेड था। रेवेन्यू सोर्सेज भी लार्जली ना ब्रिटिश कंट्रोल में थी। आज भी अगर आपके पास आइडियाज़ हो लेकिन पैसे ना हो तो इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल हो जाएगा ना, वही था। ब्यूरोक्रेटिक ऑब्स्ट्रक्शन की बात करें तो इंडियन सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स जो थे वो इलेक्टेड मिनिस्टर्स को आंसरेबल नहीं थे, है ना। तो कई बार ना ब्यूरोक्रेसी कांग्रेस पॉलिसी के अगेंस्ट काम करती थी। मतलब टीम ही कोऑपरेट ना करे तो आप समझ सकते हो कि काम कैसा होगा, है ना। ऑपोजिशन फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स ना लेबर रिफॉर्म को ना उसमें इतना इंटरेस्टेड नहीं थे, वो अपोज कर रहे थे। क्यों? क्योंकि अब ऑब्वियसली आप ऐसी बातें कर रहे हो कि आपस में ही तुम लोग मिलके कोऑपरेट करो, लोन दो एक दूसरे को। अब लैंडलॉर्ड्स का तो इसमें घाटा है ना, उसकी कमाई आप रोक रहे तो वो अपोज करेगा। तो जो लोग सिस्टम से बेनिफिट नहीं ले रहे थे वो नेचुरली जो है इस बदलाव के अगेंस्ट थे। कम्युनल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी हो रहे थे, जैसे कम्युनल टेंशन बढ़ रही थी।
लेफ़्ट वाले जो ग्रुप थे और रिवॉल्यूशनरी भी कांग्रेस को क्रिटिसाइज़ करने लगे। रेजिग्नेशन इन 1939, ये क्या है? दिस वन, रेजिग्नेशन इन 1939। यस। सो फिर ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई। ब्रिटिश ने बिना इंडियन से पूछे इंडिया को वॉर में इंक्लूड कर दिया। कांग्रेस ने प्रोटेस्ट में अक्टूबर 1939 में रिज़ाइन कर दिया। ये रेजिग्नेशन बहुत सिंबॉलिक थी। मैसेज क्लियर था कि विदाउट आवर कंसेंट यू कैन नॉट स्पीक फॉर इंडिया। तुम हमें बिना पूछे ऐसे कैसे तुम इन्वॉल्व कर सकते हो? हम तो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहते वर्ल्ड वॉर में, तो हमें मत इन्वॉल्व करो। बिकॉज वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम का जो प्रॉब्लम था सबने देखा था, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, रॉलेट एक्ट और पता नहीं क्या क्या, न जाने दुनिया का सबसे ख़राब चीज़ें किया उसने। इकोनॉमिक सारा हार्डशिप इंडिया पे आया सारे, क्योंकि वॉर में इसने सारे पैसे लगा दिए इंडिया के, उसके बाद यहाँ की आर्मी और एवरीथिंग। सो उनको पता था कि क्या होता है वॉर में इन्वॉल्व होने से। तो वन ऑफ द रीज़न ये भी था, और ये भी था कि तुम बिना पूछे थोड़ी कर सकते हो। अब वो टाइम नहीं रहा, अब हमें फ्रीडम चाहिए। तो ये भी एक काइंड ऑफ था। फिर इम्पैक्ट देखते फ्रीडम स्ट्रगल का कि क्या इम्पैक्ट रहा था। सो दिस वन, यस। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन मिनिस्ट्रीज़ का फ्रीडम स्ट्रगल पर क्या इम्पैक्ट हुआ। फर्स्ट, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन ना बहुत स्ट्रांग हुई, विलेज तक नेटवर्क एक्सपैंड हुआ। सेकेंड ये था कि मास कॉन्टैक्ट इंक्रीज़ हुआ, मतलब मास कॉन्टैक्ट इंक्रीज़ हुआ, जैसे लीडर्स ना डायरेक्टली लोगों के प्रॉब्लम्स को समझने लगे। थर्ड था पॉलिटिकल ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। कांग्रेस को ना गवर्नेंस को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिला। कांग्रेस को एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलती है, बजटिंग कैसे होती है, लॉज कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं, ये सब ना सीखा। सो इंडिपेंडेंट इंडिया के फ्यूचर लीडर यहीं ट्रेन हुए थे। फोर्थ है कि कॉलोनियल रूल की ना लिमिटेशन को एक्सपोज किया गया, दिस वन। सो लोगों को समझ आ गया था कि ब्रिटिश सिस्टम ना रिफॉर्म अलाउ करते हैं, लेकिन ना रियल पावर देने में वो लोग अभी भी तैयार नहीं है, रियल पावर देने से। फिफ्थ है फ्यूचर स्ट्रगल के लिए ना ग्राउंड प्रिपेयर हुआ। क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए कांग्रेस और ना ज़्यादा कह सकते ऑर्गेनाइज हो गई थी। सो सिग्निफिकेंस क्या रहा कांग्रेस रूल का, दिस वन। तो फाइनल एवेल्युएशन करते हैं कि कांग्रेस रूल का क्या इंपॉर्टेंस था। सबसे पहला था कि फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट मिला यहाँ से। इंडिया प्रूव्ड दे कुड गवर्न ऑनेस्टली एंड एफिशिएंटली। ओके, कांग्रेस की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ी। पीजेंट्स और वर्कर्स का ना ट्रस्ट कांग्रेस में इंक्रीज़ हुआ। इंडिपेंडेंट इंडिया के गवर्नेंस मॉडल की फाउंडेशन यहीं से शुरू हुई। सो थिंक अबाउट इट, अगर कांग्रेस को गवर्नेंस का ये एक्सपीरियंस नहीं मिलता तो 1947 के बाद एडमिनिस्ट्रेशन चलाना और डिफ़िकल्ट हो जाता ना। तो ये पीरियड कह सकते हो ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया था। सो इफ़ वी कंक्लूड टुडेज़ क्लास, तो क्लास हमने देखा कि कांग्रेस मिनिस्ट्री परफेक्ट नहीं थी, पावर लिमिटेड थी, फंड्स कम थे, अपोजिशन भी बहुत था, लेकिन फिर भी ना उन्होंने प्रूव किया कि इंडिया कैन, ये जो है तो फिर भी उन्होंने प्रूव किया कि इंडिया कैन गवर्न, डेमोक्रेसी कैन वर्क इन इंडिया। फ्रीडम स्ट्रगल से प्रोटेस्ट का मूवमेंट नहीं था, गवर्नेंस की प्रिपरेशन भी थी। सो क्या यहाँ से टेक अवे है? ओके, तो यही है कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ 1937 से 1939 में क्या क्या किया, रिफॉर्म लाए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस मिला उनको, मास कॉन्टैक्ट हुआ, प्रिपरेशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। और इसीलिए हिस्टोरियंस कहते हैं कि दीज मिनिस्ट्रीज़ वर द रिहर्सल बिफोर द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ independence. So thank you everyone. If you like this lecture, do subscribe to this channel. Till then, keep learning. Thank you so much.